Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is the third lecture in the series जहाँ हम DSC 4th को complete कर रहे हैं, that is Perspectives on Public Administration. इससे पहले हमने 2 lectures में देखा, सबसे पहले तो Introduction about Public Administration और दूसरे lecture में हमने देखा अबाउट कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच से लिखी गई बुक है जहाँ कौटिल्या अलग अलग पॉलिसीज़ और स्टेट क्राफ्ट की फीचर्स की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी कैसी की जानी चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी प्रैक्टिकल अप्रोच जो पहले फॉलो करी जाती थी एंड डिफरेंट थ्योरीज जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वाई मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस देन। तो डिफरेंस यही है विच वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तरीके से देखा जाता था एंड एग्जाम्पल इज़ कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की बात तो की गई है बट उसमें कोई थ्योरीज नहीं है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। वहाँ पे कौटिल्या ने बताया है कि हाँ इस तरीके से अरेंजमेंट होगी, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा ब्यूरोक्रेसी को तो सही से सर्विस डिलीवरी हो पाएगी। बट कोई थ्योरीज़ है क्या उसमें? नहीं, कोई थ्योरीज़ नहीं है, राइट। सो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं कि शुरुआत तब होती है जब इसमें अलग अलग थ्योरीज़ आने लगी। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वुड्रो विल्सन के एस्से से, दैट इज़ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कम्स आउट इन 1887। सो वी विल ट्राई टू सी कि डिफरेंट अप्रोचेज़ क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। एंड मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक और बात है कि उस वक्त ऐसा नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ही अलग डिसिप्लिन बना ही दिया गया, बट वी कैन से कि जब थ्योरीज आनी शुरू हुई तब से देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डिसिप्लिन बनने की तरफ उसकी शुरुआत हो गई। बिकॉज अब अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is a different discipline, because when we are studying in graduation or post graduation we see कि अलग अलग पेपर्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस ही नहीं बट और भी डिसिप्लिन्स के, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। सो दिस इज़ वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट डिसिप्लिन है। बट इसकी शुरुआत कब होती है? सो इन द लेटर 19th सेंचुरी। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अप्रोचेज़ एंड थ्योरीज़ डेवलप होती हैं। सो हम वही अप्रोचेज़ और थ्योरीज़ के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहली थ्योरी और अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं दैट इज़ विल्सोनियन अप्रोच। सो वी विल ट्राई टू कवर इट इन वेरी शॉर्ट क्योंकि हमने इसको पहले ही बहुत बारी डिस्कस कर लिया है। सो व्हाट इज़ विल्सोनियन अप्रोच? इट टॉक्स अबाउट डाइकोटमी ऑफ व्हाट? डाइकोटमी का क्या मतलब हुआ? दैट व्यूइंग टू थिंग्स एज डिफरेंटली, राइट। मतलब कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को हम दो अलग अलग चीज़ों के तरीके से देखेंगे। मतलब पॉलिसी जो बनाई जा रही है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑल्सो विल्सोनियन अप्रोच ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एंड ब्यूरोक्रेसी है उनको न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स का कोई भी असर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आज के समय में कोई और सरकार है, कल कोई और सरकार आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई असर ब्यूरोक्रेसी पे पड़ना चाहिए। उनका काम है सर्विस डिलीवरी, उनका काम है लोगों को जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है सरकार द्वारा उनका बेनिफिट पहुंचाना, तो उनका काम वही रहना चाहिए, उनको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। देन इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उनमें एंड ऑफ कोर्स दी ट्रेनिंग, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ डेवलप हो सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में और डिसीजन मेकिंग और सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट विल्सोनियन अप्रोच जहाँ वी टॉक्ड अबाउट डाइकोटमी एंड मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ टेक्निकल बॉडी and all these things. So this was around 1887-1890s जहाँ से we can say कि this is one of the most important approaches, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से एक अलग डिसिप्लिन है।
नाउ आगे जब हम जाते हैं 1890s के 10 साल 20 साल और आगे, सो व्हाट डेवलप्स विद टाइम इज़ क्लासिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ हम सारे अप्रोचेस और थ्योरीज़ का एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हमें इन सभी को डिटेल में पढ़ना है, राइट। सो यहाँ हम बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। सो क्लासिकल अप्रोच में आता है सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज़ गिवन बाय F.W. टेलर, जहाँ वो ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट जस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसकी बात करते हैं। सो ही सेज कि जो भी काम है उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर देना चाहिए, एज इन काम करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। और वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी बताते हैं उसमें, जैसे कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है। अगर हम क्लासिकल अप्रोच के थ्योरीज या थ्योरिस्ट से ये पूछेंगे, सो दे वुड से कि सबसे बड़ा जो भी मोटिवेशन है वर्कर्स का, दैट इज़ मनी। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कंसिडर्स मैन एज इकोनॉमिक मैन, जिनका ये मानना है कि लोगों को जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। सो इसको आगे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच क्रिटिसाइज़ भी करता है, जिनको हम आगे देखेंगे। सो फॉर नाउ क्लासिकल थ्योरीज़ में हमने सबसे पहले तो देखा F.W. टेलर को, हु गिव्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नाउ क्लासिकल थ्योरीज़ में और भी थिंकर्स हैं, जैसे हेनरी फेयोल जो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थ्योरी देते हैं, एंड गुलिक एंड उर्विक जो कि 28 प्रिंसिपल्स देते हैं मैनेजमेंट के। सो दीज ऑल रिलेट टू क्लासिकल थ्योरीज़ जो कि मेनली यही बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट जस्ट पब्लिक बट एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंडस्ट्री और एनीथिंग। सो दिस वाज अबाउट क्लासिकल अप्रोच। नाउ क्लासिकल अप्रोच के एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म में डेवलप होती है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। सो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ये बोलती है कि क्लासिकल अप्रोच जो है, एंड मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वो एक मैकेनिस्टिक थ्योरी है। मतलब कि वो मैन को इकोनॉमिक मैन कंसिडर करती है, लेकिन उनके सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करती है। सो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ये कहती है कि मैन इज़ अ सोशल मैन। इनका ये मानना है कि पैसा ही सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं होता है जिससे एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ सके या फिर लोग ज़्यादा काम कर सके, बल्कि ग्रुप डायनामिक्स या फिर लोग आपस में बातचीत करते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है या फिर वर्क प्लेस का जो भी इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इंटरैक्शंस हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं हमारे वर्क प्लेस पे, अबाउट जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, इन सब का भी इक्वल इम्पोर्टेंस होता है या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है मनी से। जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है वो ऐसा कहती है। सो द मेन थिंकर इन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज़ एल्टन मायो, जो कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि और भी अलग सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी को, राइट। सो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में आगे नियो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आती है, जिसमें देयर इज़ दिस थिंकर कॉल्ड अब्राहम मैस्लो, जो कि हायरार्की ऑफ नीड्स देता है। देन डगलस मैक्ग्रेगोर एंड क्रिस एर्गेरिस, दीज ऑल आर डिफरेंट थिंकर्स जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच से जुड़े हुए हैं। सो इनका ये भी मानना है कि कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें वर्कर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि वो भी एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑल दीज थिंग्स आर टॉक्ड इन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। नाउ moving on to the fourth type of approach, that is behavioral approach. So behavioral approach comes up जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को एज इन पॉलिटिकल थ्योरी को एक साइंस की तरफ ज़्यादा ले जाया जा रहा था, उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स ज़्यादा आ रहे थे और जो वैल्यूज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। दिस इज़ वेयर बिहेवियरल अप्रोच कम्स इन पिक्चर। सो बिहेवियरल अप्रोच भी बात करता है कि कैसे हम साइंटिफिक मेथड और एम्पिरिकल डिसीजन
को यूज़ करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन मेकिंग को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोपोनेंट है वो है हर्बर्ट साइमन। सो हर्बर्ट साइमन कम्स अप विद दी थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहाँ वो ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल आइडिया है डिसीजन मेकिंग का, वो ये मानता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो केपेबल हैं द बेस्ट डिसीजन लेने के। जो भी डिसीजन होता है उनका, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लेते हैं और उनका ये मानना होता है कि दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन जो कि उन्होंने लिया है। बट उनका हर्बर्ट साइमन आर्ग्यूज़ कि बेस्ट डिसीजन तो कभी लिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कर है या एम्प्लॉयर है, उनको सारी चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं होता है। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन लेने के, कुछ सोशल लिमिटेशंस होते हैं, कुछ कॉग्निटिव लिमिटेशंस होते हैं, इमोशनल लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के लिमिटेशंस होते हैं, जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग बेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकती है। सो ही कम्स अप विद अ सैटिस्फाइंग डिसीजन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो इस अप्रोच का बेसिकली ये मानना है कि कैसे हम साइंटिफिक या एम्पेरिकल मेथड को यूज़ करके ये जान सकते हैं कि बेस्ट डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। और हर्बर्ट साइमन जो है वो इसके मेजर प्रोपोनेंट है। सो बिहेवियरल अप्रोच ये एक्सप्लेन करती है, और इसने ये भी करा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी है उसमें स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेंगे तो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी तो बिल्कुल बढ़ेगी। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग में, एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंट बनाना होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बिहेवियरल अप्रोच। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच जो डेवलप होता है वो इन like around 1950s it develops after World War II. So डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि सबसे पहले तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में डेवलप होता है। बेसिकली जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती हैं, जो कि ज़्यादा डेवलप तो होती नहीं हैं, वो या तो डेवलपिंग होती हैं नहीं तो अंडर डेवलप्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया वॉज, वी कांट से कि उस वक्त इंडिया वॉज अ डेवलपिंग नेशन। उस वक्त तो इंडिया वॉज एन अंडर डेवलप्ड नेशन ही ना। बट देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त उन सारे कंट्रीज़ में आता है जो डेवलप हो रहे होते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड होते हैं। सो इट टॉक्स अबाउट कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नेशनल डेवलपमेंट में। एंड इसके मेजर प्रोपोनेंट्स हैं फ्रेडरिक्स, एडवर्ड वाइडनर, रॉबर्ट डाल। ये सारे जो थिंकर्स हैं वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो ब्यूरोक्रेसी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका एक इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है हेल्प करना नेशनल ग्रोथ में, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल चेंजेस या फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो हर एक छोटे लेवल पे जाके नहीं देख सकती है ना कि क्या क्या सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सो दिस इज़ वेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ब्यूरोक्रेटिक जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, दे बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या सोशल चेंजेस की ज़रूरत है। सो इन दिस मैनर दे कैन रेगुलेट द नेशनल डेवलपमेंट। वो उसमें हेल्प कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करता था एंड मॉडर्नाइजेशन पे, कि एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़ेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो जो भी डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं उनको फुलफ़िल कर सके। ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड नेशंस, तो यहाँ पे एक और अप्रोच आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फ्रेडरिक्स इज़ द स्कॉलर जो इससे जुड़े हैं। हालांकि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं गॉस नाम के एक थिंकर, बट फ्रेडरिक्स जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स करते हैं, अलग अलग थ्योरीज़ लेके आते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप होता है इस समय. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोचेस जहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग डेवलपमेंट के लेवल पे अगर हम कंट्रीज़ को देखा जाए तो उसमें कैसे काम करते हैं या फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जाने चाहिए जिससे कि नेशनल डेवलपमेंट हो सके. ऑल्सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच ये भी पॉइंट आउट करती है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सबसे पहले तो ब्रॉडर गोल्स दिए जाने चाहिए. सिर्फ पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ही उसका गोल नहीं होना चाहिए बल्कि ये भी गोल होना चाहिए कि वो सोशल प्रोग्रेस कैसे कर सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच. नाउ वन ऑफ द अनदर अप्रोचेस which is called the public policy approach. So public policy approach में हम एक अलग व्यू आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. सबसे पहले तो हमने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए. बट पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जब आती है तो ये कहती है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि जो ग्राउंड लेवल पे नीड्स हैं लोगों की, सोशल इकोनॉमिक नीड्स, वो क्या हैं. सो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच सेज़ कि हमें ना एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी चाहिए जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं. मतलब कि हमें ब्यूरोक्रेसी की भी हेल्प लेनी चाहिए पॉलिसीज़ को एनालाइज करने में, क्योंकि उनको पता है कि उसका असर लोगों पे कैसे पड़ेगा, बी इट सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी हों. तो हमें पब्लिक पॉलिसी में हेल्प लेनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग में. किनकी? ब्यूरोक्रेसी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की. दिस वुड हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने में और पॉलिसी मेकिंग को एफिशिएंट बनाने में, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरीके की पॉलिसीज़ लाई जाएंगी तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा. और गवर्नमेंट in 1970s and 80s पब्लिक पॉलिसी अप्रोच वाज यूज्ड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस में. सो इससे एक शिफ्ट कैसे हुआ? तो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स सिर्फ जुड़े हुए थे पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में, बट लेटर इट चेंज्ड एंड उनसे ये भी राय ली जाने लगी कि सोशल चेंजेस कैसे कैसे कर सकते हैं हम, या फिर किस तरीके की पॉलिसीज़ ला सकते हैं जिससे इकोनॉमिकली एंड सोशली ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके लोगों में. सो दीज वर ऑल दी अप्रोचेस जहाँ हमने एक थियोरेटिकल जर्नी देखी कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है विद विल्सोनियन अप्रोच. देन क्लासिकल अप्रोच आते हैं जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फेयोल की इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की थ्योरीज़, एंड उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म में आती है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है. देन बिहेवियरल अप्रोच जहाँ डिसीजन मेकिंग को एक एम्पिरिकल और साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूव करने की बात होती है. देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन पब्लिक पॉलिसी अप्रोच. सो वन थिंग वी कैन फिगर आउट कि सबसे पहले तो जो एक रिजिड स्ट्रक्चर की बात हो रही थी जब थियोरेटिकल जर्नी शुरू हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, बट जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज़ आगे बढ़ती हैं वी सी कि उसमें एक डायनामिक फैक्टर हम लोग देख सकते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी भी हो जाती है, क्योंकि आगे जाके सोशल, इकोनॉमिक और इन सारे फैक्टर्स को भी हम इंक्लूड करने लगते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंड उसके डिसिप्लिन में. सो ये सारे अप्रोचेज़ हैं जो भी, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द थ्योरेटिकल जर्नी ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक द वीडियो. ऑल्सो अगर आपको एक डिटेल्ड नोट्स चाहिए DSC 4th की, या फिर आप CUET PG के कोर्सेज़ या नेट के कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, then please check out on our app, and if you use this code then you will get a 10% discount. So please check it out if you need it. Thank you so much.